हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मिस्टर पाई एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले फ्रेंड, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर साइंस का हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बेसिकली ये बहुत इजी चैप्टर है। इसमें हमें खाली केमिकल इक्वेशंस होते क्या हैं, उनको कैसे बैलेंस करते हैं, उनके कितने टाइप होते हैं, बस दैट्स इनफ। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं देखना। बहुत ही इजी तरीके से हम इनको करने वाले इस चैप्टर को। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम देखते हैं फ्रेंड्स कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। केमिकल रिएक्शन समझने से पहले रिएक्शंस को समझिए। रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे दो चीज़ें आपस में, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ केमिकल चीज़ें ही हों, कोई भी दो चीज़ जब आपस में रिएक्ट करती है एटमॉस्फेयर में, एक नया प्रोडक्ट, नई चीज़ का फॉर्मेशन करती है, तो जो नई चीज़ का फॉर्मेशन होता है, तो उस प्रोसेस को, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन। रिएक्शन हमारा दो टाइप का होता है, फिज़िकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन। फिज़िकल रिएक्शन आप लोग को पढ़ना नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि फिज़िकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे नई चीज़ें तो बनती हैं, मतलब प्रोडक्ट तो बनता है उनका, दो चीज़ें जब आपस में रिएक्ट करती हैं, लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, वही घिसी पिटी चीज़ फिर से हमें मिल जाती है। लेकिन केमिकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे जब दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं तो हमें एक नई चीज़ मिलती है। ठीक है, ये हमें मोटा मोटा समझ कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। अब देखते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। अब हमें पूरे चैप्टर में ब्रीफ पढ़ाई करनी है, चलिए देखते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस वेयर द रिएक्टेंट्स गेट्स कन्वर्टेड। मैं आपको हाईलाइट करते चल रहा हूँ ताकि आप लोग भी ध्यान देते रहें। हालांकि ये नोट्स आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो देखते हैं, अभी वहाँ मत जाइएगा, पहले पढ़ लीजिए। अ केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस वेयर द रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट विच मे बी अंडर एन इन्फ्लुएंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, इसमें कहना क्या चाह रहा है कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे जो हमारा रिएक्टेंट्स है वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। ये दो टर्म आई, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। अब इसको देखते हैं कि ये क्या होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। सबसे सिंपल, एक पहले कोई भी हम लोग रिएक्शन लेते हैं। देखिए, रिएक्शन हम लोग लेते हैं वाटर का। जो हमारा वाटर होता है, जो नॉर्मल हम लोग पानी पीते हैं, उसमें क्या होता है, हमारे हाइड्रोजन के, मतलब उसमें जो होता है, एक सेकेंड, देखिए उसमें क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। हाइड्रोजन जो होता है हमारा, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में, जिसको हम इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, इन शॉर्ट में हम उसको बोलते हैं वाटर, जो हम लोग पानी पीते हैं। ठीक है, तो अब ये बनाते हैं हमारे माशे, ये एक रिएक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे सिंपल, अगर इसको आइडेंटिफाई करना है तो इसको ऐसे समझिए, वो आप एग्जांपल याद रखिए। मैं इसको और थोड़ा इजीली लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, हमारा हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन था। ठीक है, उसने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ हमारे रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ महाशय ने रिएक्ट किया। उसके बाद क्या हुआ कि, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, फिर उसके बाद वो हमारा एक नया प्रोडक्ट बनाता है। नए प्रोडक्ट में हमारे पास बनता है हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, और जिसको हम लोग जानते हैं कॉमनली नोन एज वाटर। ठीक है, उसको हम लोग जानते हैं वी एज नोन एज वाटर। अब देखिए उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो रिएक्शन की, ये एरो याद रखिएगा, ये चीज़ अगर आपको याद है ना, तो आप इजीली समझ सकते हो कि प्रोडक्ट क्या होते हैं और रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। रिएक्टेंट्स, नाम से कुछ याद आ रहा है, नाम से समझिए कि रिएक्टेंट मतलब उनके बीच में आपस में कुछ रिएक्शन होगी, उनके बीच में भाई जब रिएक्शन होगी तभी तो वो नया प्रोडक्ट बनाएंगे। हमने अभी देखा दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं, रिएक्ट जो करेंगी तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। मतलब जो चीज़ें रिएक्ट करके अंडर गोज फॉर अ केमिकल चेन इज़ नोन एज रिएक्टेंट। और
जो उनके रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो नई चीज़ हमें मिलती है उस रिएक्शन के दौरान, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है, रिएक्टेंट्स और कंपाउंड्स, ये दो टर्म हमें यहाँ रखनी। कंपाउंड, सॉरी कंपाउंड में ज़्यादा साइंटिफिक हो गया, वो टर्म हमारा प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो चीज़ें बनती हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। पूरे केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें आपको याद रखनी है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट क्या होता है, जो आपस में रिएक्ट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट बोलते हैं, उनके रिएक्शन से जो चीज़ फॉर्म होती है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। अब देखिए, हर एक केमिकल रिएक्शन के बीच में ना आपको एक ये एरो दिखेगा, जिसको मैंने यहाँ वाइट बॉक्स में रखा हुआ है, वो चीज़ आपको दिखेगी हर एक केमिकल रिएक्शन में। तो उस एरो का ये जो वी शेप वाला चीज़ होता है, ये हमें दिखाता है डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट किस तरफ है, वो हमको शो करता है कि प्रोडक्ट हमारा किस तरफ है। और इन शॉर्ट अगर आप समझना चाहें तो ये जो एरो है, ये जो एरो है, इसके LHS में जो होता है उसे हम अपना रिएक्टेंट बोलते हैं, उसके जो RHS में होता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। आप अगर ये बात मेरी याद रखते हैं तो आई एम डैम श्योर कि आपको भूलेगा नहीं कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, बात समझ में आई। और चाहे हमारा ये रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, इनके बीच में आपको हमेशा आपको एक प्लस साइन ज़रूर दिखेगा, जो दिखाता है कि ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। ये दोनों लोग आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। ये चीज़ हमें शो करता है ये एरो ही हमें उनके डायरेक्शंस भी दिखाता है, हमें ये भी बताता है कि रिएक्टेंट कहाँ है, प्रोडक्ट कहाँ है। और ये जो हमारा पॉजिटिव साइन है, ये हमें शो करता है कि ये दोनों आपस में रिएक्ट हो रहे हैं, आपस में कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब इन्हीं सब चीज़ों को आप यहाँ लिखित ढंग से देख लीजिए। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए स्लाइड लाया हूँ कि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। हालांकि आप सब जानते हैं नोट्स आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं समझाऊंगा अपने ढंग से ही, अलग स्लाइड पे ही समझाऊंगा, वो अपना स्टाइल है। ठीक है, तो देखते हैं अब उसे जितनी चीज़ें हमने पढ़ी, अब उसको यहाँ देखिए। केमिकल रिएक्शन होता है प्रोसेस जहाँ पे रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट क्या होता है, एरो के LHS वाला हमारा रिएक्टेंट होता है, RHS वाला प्रोडक्ट होता है। उसके बाद अब वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। मैंने क्या बोला था, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में जो चेंज हो रहा है तो उसको हम कहाँ शो कर रहे थे, एरो से ही तो शो कर रहे थे। अरे हम लोग उसे एरो से ना ऐसे दिखा रहे थे कि हाँ ये रिएक्टेंट था, इसके RHS में ये प्रोडक्ट बनने जा रहा है, यही तो हम लोग शो कर रहे थे ना। वही बात ये कह रहा है कि जो हमारा इक्वेशन जो चेंज हो रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, उसे हम शो करते हैं एक एरो से प्लेस्ड बिटवीन देम। उनके बीच में एक एरो होता है जो हमें शो करता है कि जो हमारा रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। द रिएक्टेंट्स आर रिटन। अब देखिए, मैंने जितनी बात आपको बताई है सब यहाँ लिखी हुई। LHS में हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट्स होते हैं। रिएक्शन जो होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, और जो हमारे RHS में जो होते हैं वो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट होते हैं वो RHS में लिखे जाते हैं। ठीक है, यही बात अभी मैंने आपको बताई थी। द एरो हेड पॉइंट्स टूवर्ड द प्रोडक्ट एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। वही बात कि एरो का जो हेड होता है, मतलब जो V शेप वाला होता है, वो हमें शो करता है प्रोडक्ट और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बना है। वो चीज़ उस चीज वो जो हमारा हेड होता है एरो का, वो यही शो करता है। आई बात समझ में। अब हम लोग देखते हैं हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। आपको मान लीजिए कोई भी एक बड़ा सा इक्वेशन दिया गया, 2Al + Fe2O3, फिर एरो दिखा दे दिया गया Al2O3 + 2Fe। अब पूछा गया बताइए ये रिएक्शन है नहीं, इज इट अ केमिकल रिएक्शन और नॉट। अब क्या कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए ध्यान से कि हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। उसको समझ कर आप एक बार हमने देखा केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है, कैसा जहाँ पे रिएक्शन टेक प्लेस और हमें नया सब्सटेंस मिलता है, हमको नया सब्सटेंस मिलता है रिएक्शन के दौरान। ठीक है, तो अब उसमें जो हमारा प्रोडक्ट मिला है, हमें उसमें इन चीज़ों को नोटिस करना है। अगर ये चीज़ें हमें नोटिस हो गई उसमें से कोई एक चीज़, दो चीज़, तीन चीज़ अगर मिल गई इन चारों पांचों पॉइंट में से,
तो समझ जाइएगा कि वो रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन। कौन कौन सा है? पहला होगा हमारा चेंज इन स्टेट। उसका स्टेट चेंज हो सकता है, या तो वो सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, गैस से सॉलिड में हमारा चेंज हो सकता है। जो रिएक्टेंट है वो हमारे जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट से अलग होगा, इतना बात ज़रूर याद रखिएगा। केमिकल रिएक्शन में ये बात ज़रूर याद रखिएगा, रिएक्टेंट हमारा कुछ और होगा और प्रोडक्ट कुछ और होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और होंगी। ठीक है, तो हमें यही देखना है। क्या पता अगर रिएक्शन ऐसा दिया हो जिसमें जो हमारा रिएक्टेंट था वो सॉलिड था और जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो लिक्विड में बना है। अगर हमारा प्रोडक्ट लिक्विड में बन गया है तो समझिए इसमें चेंज हुआ, चेंज इन स्टेट हुआ, इसका स्टेट चेंज हुआ, तो मतलब ये केमिकल रिएक्शन है। चेंज इन कलर, कलर भी उसका चेंज हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन में उसका कलर चेंज हो सकता है। जैसे हमारे एग्जांपल है Ag है और H2S है, तो उसको जब हम लोग रिएक्ट कराते तो Ag2S प्लस H2 बनता है, जिसमें जो हमारा सिल्वर था, वो सिल्वर अपने कलर का तो सिल्वर कलर का ही होता है। H2S था हमारे पास, जब उसको किया तो जो हमारा प्रोडक्ट बना वो Ag2S बना है, हमारा सिल्वर सल्फाइड बना है वो Ag2S। वो जो होगा वो ब्लैक कलर का होगा। यहाँ पे आपने देखा, मैं आपको वो लिख के भी दिखाता हूँ, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। एक सेकंड, ये कहाँ से आ गया? हाँ देखिए, वो रिएक्शन क्या था हमारा, वो था 2Ag, ठीक है, सिल्वर इसको बोलते हैं, Ag सिल्वर को रिप्रेजेंट करते हैं, H2S ये बात है हाइड्रोजन सल्फाइड, एरो से हम रिप्रेजेंट करेंगे। केमिकल रिएक्शन हमारा हो रहा है, एरो हमारा शो करता है उसके डायरेक्शन को। उसमें जो हमारा बना है वो था Ag2S और हमारा प्रोडक्ट क्या था, इसने रिप्लेस किया तो H2 हमारा बच जाएगा। H2 हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा सिल्वर था, पहले तो वो अपने कलर का था, मतलब सिल्वर कलर का ही था, सिल्वर वाइट था। ठीक है, वो थोड़ा वाइटिश भी होता है तो उसको सिल्वर वाइट बोलते हैं। हाँ, पहले तो ये सिल्वर वाइट का था, ये हमारा Ag, लेकिन बाद में जब ये बना सिल्वर सल्फाइड जब बना तो ये हमारा था ब्लैक कलर का। ये कैसे होता है, कब होता है, मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी बस एक चीज़ देखिए यहाँ पे क्या हुआ। और एक बात याद रखिए, आप सबको मालूम है कि ये जो Ag है हमारा वो सॉलिड फॉर्म में होता है, और जो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड है वो गैस है, एक ऑलरेडी वो एक गैस है। और ये जो हमारा Ag2S बना है, सिल्वर सल्फाइड बना है, ये भी एक सॉलिड होगा, और जो हमारा हाइड्रोजन गैस है वो ऊपर इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब उन दोनों प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देखते हैं। क्या क्या था, चेंज इन स्टेट और चेंज इन कलर। यहाँ पे हमारा सिल्वर जो था सॉलिड था, H2S हमारा एक गैस था। बाद में भी देखिए, अब Ag2S एक सॉलिड बन गया है और H2 गैस हमारा रिलीज़ हो गया है। इसमें इसका स्टेट चेंज नहीं हुआ, एक सॉलिड एक गैस था, एक सॉलिड एक गैस इसमें भी है। लेकिन इसमें क्या चेंज हुआ है, इसमें हमारा चेंज इन कलर हुआ है। पहले जो हमारा Ag था वो सिल्वर कलर का था, लेकिन बाद में वो ब्लैक कलर का बन गया, चेंज इन कलर हो गया, मतलब ये एक केमिकल रिएक्शन है। आई बात समझ में? अब देखते हैं, तीसरा हो सकता है एवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है। उसका क्या हो सकता है, उसमें गैस इवॉल्व हो सकता है। गैस इवॉल्व होने का मतलब गैस उसमें से निकलेगा, गैस ऊपर एटमॉस्फेयर में जाएगा, उसको हम लोग ऐसे एरो से दिखाते हैं कि हाँ गैस रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा ये होगा, एवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। यहाँ पे देखिए आप, एवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ ना, H2 गैस है तो गैस तो ऐसा तो है नहीं कि वो तो इन्वायरमेंट में इवापोरेट हो जाएगा, तो मतलब वो ऊपर चला जाएगा। तो हम दिखाते हैं कि हाँ गैस हमारा इवॉल्व हो रहा है। तो इसका मतलब अब एक और प्रॉपर्टी है, हाँ इसमें गैस इवॉल्व हुआ, मतलब ये एक केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन है हमारा। ठीक है, और उसका चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है। अब आप एक कॉमन सी चीज़ देखिए ज़रा, कि अगर कोई भी रिएक्शन है, आप घर पे भी देखते होंगे, इवोपोरेशन कब होता है, जब उसे हीट मिलती है। कोई चीज़ जब हीट होती है तब उसमें से गैस निकलती है। इसमें गैस निकली है, मतलब इसमें क्या हुआ होगा, पहले तो गैस नहीं निकल रही थी, जब ये हमारा रिएक्टेंट था तो इसमें तो गैस नहीं निकल, लेकिन जब प्रोडक्ट बना तो गैस निकल रही है, मतलब क्या हुआ है, इसके टेम्परेचर में कुछ चेंजेस आए हैं। ये कोल्डर था, फिर ये हॉट हो चुका है, ये चीज़ें हॉट हुई हैं, वो हॉट हो गया है, इसलिए उसमें ऐसा हो रहा है। तो मतलब हमारा इसमें क्या क्या हमें तीन चीज़ें देखने को मिली, इसका कलर भी चेंज हुआ है, गैस भी इवॉल्व हुआ है, और हमारा टेम्परेचर भी चेंज हुआ है, मतलब ये एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, एक बार फिर से रिकैप करते हैं सारी चीज़ों को। हम लोग ने देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है,
रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, फिर हम उनको आइडेंटिफाई ऐसे करते हैं, हम उसमें देखते हैं कि क्या उसका स्टेट चेंज हुआ है या उसका कलर चेंज हुआ है या फिर उसमें एवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है या फिर उसका टेम्परेचर चेंज हुआ है। ये चारों चीज़ों में से अगर कोई एक भी चीज़ आपको उसमें दिख जाए तो ये जान जाएगा कि वो गिवन इक्वेशन या वो रिएक्शन एक हमारा केमिकल रिएक्शन है। ठीक है। अब हमारे एंटोनियो लवॉइजर साहब हैं, एंटोनी लवॉइजर साहब, उन्होंने एक लॉ दिया था। वो लॉ क्या कहता है वो देखते हैं हम लोग। देखिए वो लॉ हमें क्या कहता है, वो लॉ कहता है सपोज़ कीजिए ये एक लड़का है या फिर एक ये एटम है। ठीक है, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम, इसका मास सपोज़ कीजिए x है और इसका मास y है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैं क्या बोला उसको हिंदी में बताता हूँ कि जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो हमें ये बताता है कि किसी भी एटम के मास को, जो किसी भी एटम का मास है हमारा, उसे ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो मास उसके पास स्टार्टिंग से ही है, वो मास उसके पास रहेगा, ना तो उसको हम उसके मास को ऐड कर सकते हैं ना उसके मास को हम डिक्रीज़ कर सकते। हाँ ये कर सकते हैं, उसके मास को हम दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब जैसे कि ऐसे समझिए कि जो हमारा आटा होता है, आटा का जो लोफ होता है, डफ होता है, उसको हम लोग या तो पूरी में या तो रोटी में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन है तो वो आटा है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज थोड़ी हो जाएगी, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज थोड़ी हो जाएगी। वही बात यहाँ भी, इस इनके मास को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसके फॉर्म को हम लोग चेंज कर सकते हैं। यही हमारा कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, matter can of mass, according to law of conservation, matter can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। ये बात गलत, लेकिन उनके मास को हम लोग क्रिएट नहीं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, आप ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आई होप आपको हम मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। आगे देखते हैं। अब ज़रा एक बात हमको बताइए आप, यहाँ पे हमने इसको लिखा, लिखने में अराउंड हमें 10 to 12 सेकेंड्स गए हैं। अब यहीं पे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2H2O प्लस O2, ठीक है, फिर ये हमारा बन जाएगा 2H2O। तो अब आप खुद से सोचिए, मुझे ये लिखने में ज़्यादा टाइम लगा कि ये, सबसे ज़्यादा टाइम इसमें लगा ना। मैंने क्या किया, इन सारी चीज़ों को जो हमें यहाँ वर्ड में लिखा हुआ था, इसको मैंने क्या किया, इसको इसके सिंबल्स के फॉर्म में और उसके नंबर ऑफ़ एटम्स के फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। चीज़ें वही हैं, ये भी हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, बाद में हाइड्रोक्साइड ही बना है, वाटर ही बना है, लेकिन मैंने क्या किया, इसको साइंटिफिक तरीके से लिख दिया। इसमें मैंने सिंबल्स का यूज़ कर दिया, उसके एटम्स को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ये मेरे लिए शॉर्ट था लिखना, ऐसा करना मेरे लिए शॉर्ट था। तो यही बात है, ये टॉपिक ये कह रहे कि राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन, हमको उस केमिकल रिएक्शन को लिखना कैसे है। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। इफ़ यू रिकॉल formula of magnesium oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as। हमें वहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एनसीईआरटी में आपके एक एग्जाम्पल दिया है मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का, बाद में वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, तो उसको ऐसे ही लिखा गया था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको ऐसे लिखा गया था। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बता रहे हैं, उस फिर से रिकॉल कीजिए, और अगर उसको भी वो ऐसे लिख दे तो ये भी गलत नहीं है। अगर उस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख दें Mg प्लस O2 2MgO, तो ये गलत नहीं है, ये बात गलत नहीं है। बस क्या किया है हमने, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, इसको सिंप्लीफाइड करके लिख दिया है। और ये बात समझ में, ठीक है। और एग्जांपल जैसे अगर हम लोग देखें तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जिंक है और डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूटेड है हमारा, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड मतलब जिंक है हमारा, उसको हम लोग Zn से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, बाद में वो रिप्लेस होगी एरो से, मतलब प्रोडक्ट में नीचे दिखा दे रहा हूँ, ZnSO4 आप लोग हमेशा सामने ही दिखाइएगा, ZnSO4 प्लस H2 यही होता है। अब
अभी इसमें हो तो यही रहा है, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है, जिंक सल्फेट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। बस हमने क्या किया है, इसको एज अ केमिकल इक्वेशन, इसी चीज़ को, इस पूरी चीज़ को ही हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इस पूरी चीज़ को हम एक केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इन सब में जो चीज़ें हो रही हैं उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, लेकिन जिस चीज़ को हमने लिखा है इसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो रिएक्शन हुआ था हमारा, अब इसको अगर हमें बैलेंस करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए स्टेप पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। इसके एग्जांपल्स को देखेंगे। टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। क्या कहना चाह रहे महाशय कि अगर हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर बैलेंस करना है तो उसके जितने भी फार्मूलाज हैं, मतलब जितने भी जो उसके एलिमेंट्स हैं, जैसे सपोज़ कीजिए यही है, इसमें इसको देखिए तो इसमें Zn है, H2SO4 है, तो इन सबको हमें एक पर्टिकुलर बॉक्स में रखना है। पहला स्टेप, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस वाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन, मतलब इक्वेशन को बैलेंस करते टाइम हमें उनमें कोई चेंजेस नहीं करने। बॉक्स जब उसके हम अराउंड ड्रॉ करें तो उसमें कोई चेंजेस नहीं करने, सिंपली हमें बस एक बॉक्स ड्रॉ कर देना है। ठीक है, हमने बॉक्स ड्रॉ कर दिया। उसके बाद क्या होगा, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ये सब बात ऐसे आपको नहीं समझ में आएगी, ये थ्योरी फॉर्म ज़्यादा हो जा रहा है, मैं ऐसे बताता हूँ आपको। देखिए क्या हो रहा है उसमें हमको कहा गया है कि अब हम जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं MgO2, वही मैग्नीशियम मान लेते हैं, हमारा एक है Mg है, O2 है, ठीक है, वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और हमें मिल रहा है, जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है MgO। अब पहला स्टेप क्या था, हमको इनको बॉक्सेस में रखना था, ये बात हमको याद रखनी है, इनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, बस हमको इनको सिंपली बॉक्स में रख देना है। लीजिए भाई, हमने इनको बॉक्स में रख दिया है। दूसरा स्टेप क्या कह रहा है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ़ एटम्स, दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट LHS और RHS में हम लोग नंबर ऑफ़ एटम्स देखेंगे। अगर नंबर ऑफ़ एटम्स इक्वल आ गए तो मतलब वो हमारा इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है, वो केमिकल रिएक्शन हमारा बैलेंस्ड है। अगर नहीं इक्वल आते तो वो हमारा अनबैलेंस्ड है, तब हम उसको बैलेंस करते हैं। तो हम लोग यही सीखा, अभी देखते हैं, पहले चेक करते हैं क्या हो रहा है। इसमें अगर हम लोग देखें तो Mg मैग्नीशियम का हमारे पास एक एटम है, क्योंकि यहाँ पे आगे कुछ नहीं, ये Mg1 है, और RHS में भी हमारे पास मैग्नीशियम का एक एटम है। ठीक है, हमारे पास RHS में भी मैग्नीशियम का एक ही एटम है। और इसमें देखा जाए तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास 2 एटम है ऑक्सीजन के, और RHS में एक ही है। मतलब हमको क्या करना होगा, और एक बात याद रखिएगा, आप ये नहीं करेंगे कि O2 यहाँ लिख देंगे, गलत हो जाएगा। O2 यहाँ नहीं लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं इसके बॉक्स को हटा देता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन के तो 2 एटम, अब जो हम लोग 2 लिखेंगे वो यहाँ लिखेंगे। 2 जो है हम लोग एकदम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के राइट साइड में लिखते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ लिख दिया 2MgO। 2MgO जब हमने लिखा तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब देखा जाए तो ये 2 जो है ये इस पूरे से मल्टीप्लाई हुआ है। अगर ऐसे होता है ना, अगर मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में रख दूँ तो इसका मतलब तो ये है ना कि ये इस 2 को पूरे मतलब 2Mg और O2 बन जाएगा। मतलब ये जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा 2Mg और O2 बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2Mg और O2 बन जाएगा, तब तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी, यहाँ तो एक ही Mg है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 लिख देंगे। अब फिर से मैच करते हैं, एक स्टेप चेंज करेंगे, फिर से पूरी इक्वेशन को मैच करेंगे, फिर एक स्टेप चेंज करेंगे, फिर पूरे इक्वेशन को मैच करेंगे। देखिए अब फिर मैच करें तो 2Mg यहाँ भी है, ऑक्सीजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम यहाँ भी, यानी अब ये जो हमारा इक्वेशन है, ये हमारा इक्वेशन अब क्या हो गया है, बैलेंस्ड। ये पूरा इक्वेशन हमारा अब जो है बैलेंस्ड हो चुका है। आइए और एग्जांपल देखते हैं, तब हमें ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारा एग्जांपल है CH4। टेंशन मत, इनका नाम आपको याद करना इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना, आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, आप लोग बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं, आपको चाहिए कि शॉर्ट। अब मैं जानता हूँ, मैं भी पहले ऐसे ही करता था,
मैं शॉर्ट वीडियोज़ ढूँढता जिसमें शॉर्ट में मुझे पूरी चीज़ें अच्छे समझ में आई, तो मैं ऐसी ही चीज़ें कर रहा हूँ आपके लिए। जो हमारा कंपाउंड बनता है वो बनता है CO2 और H2O, CO2 प्लस H2O। चलिए अब पहले इसको चेक करते हैं कि क्या सब कुछ बैलेंस्ड है, क्या क्या चीज़ें बैलेंस्ड है। अब देखें अगर हम लोग तो यहाँ पे देखें पहले अगर हम लोग चलिए कार्बन को देखते हैं, ऐसे इसको ना ऐसे साइड में लिखते भी जाइए। पहले स्टार्टिंग में आप जब प्रैक्टिस करें तो इसको ऐसे साइड में लिखते जाए कि हमें क्या क्या कितना दिया है। कार्बन जो है वो हमारे LHS में और हमारे RHS में कितना है कार्बन। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, ये हो गया हमारे कार्बन, फिर हाइड्रोजन, और फिर उसके बाद फिर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, यही 3 चीज़ें हैं उसमें। अब देखते हैं कार्बन LHS में कितना है। कार्बन LHS में 1 है, 1 लिख दिया हमने। RHS में भी 1 है, मतलब कार्बन का काम खलास। कार्बन फ़िलहाल में बैलेंस है, ठीक है। अभी चेंजेस करेंगे तो क्या पता इम्बैलेंस हो जाए। हाइड्रोजन अगर LHS में देखें तो 4 है, हाइड्रोजन LHS में 4 है। RHS में 2 ही है, मतलब ये इम्बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, LHS में 2 ही है ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ये है और 1 ऑक्सीजन ये, मतलब 2 + 1 यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। ये तो गड़बड़ हो गया। यहाँ पे ऐसे 2 है, यहाँ पे 2 है, और अगर मान लीजिए अब इसको 3 करना, तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग यहाँ 3 लिखेंगे, जो भी लिखना है हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो अगर 3 लिख देंगे तो ये 3 × 2 = 6 हो जाएगा, है ना। तो ऐसा करते हैं, पहले हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, क्योंकि पहले हमने देखा पहले हाइड्रोजन ही बैलेंस नहीं है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो RHS में 2 है, मतलब हमको 2 और लाना है, तो हम लोग 2 यहाँ लिख देंगे। तो जब हमने तो ये 2 × 2 = 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन का काम हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया 4 कार्बन भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस। LHS RHS दोनों में यहाँ भी 4 यहाँ भी 4। अब इस 2 की वजह से ऑक्सीजन में क्या चेंजेस आए कि LHS में 2 ऑक्सीजन वो और 2 ऑक्सीजन ये 4 हो गए, क्योंकि O2 यहाँ है और 2O यहाँ है, मतलब O2 और O2 4, मतलब 4 ऑक्सीजन के आइटम्स हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो 2 ही है। तो अगर हम लोग यहाँ पे भी 2 लिख दें, यहाँ पे हम लोग 2 लिख दें ऐसे, तो क्या होगा 2O2 हो जाएगा। तो 2 × 2 = 4 ऑक्सीजन आइटम हो गए। तो अब जाके ये इक्वेशन बैलेंस हुआ है। मतलब अगर हम लोग इस इक्वेशन का बैलेंस्ड फॉर्म लिखें तो वो होगा हमारा CH4 + 2O2, और जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो हो जाएगा CO2 + 2H2O। ये इसका एकदम बैलेंस्ड फॉर्म होगा इस इक्वेशन का। आई बात समझ में। अभी थोड़ा आपको ये चीज़ डिफ़िकल्ट लगेगी, लेकिन आप लोग जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, मैं इसकी प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, आपको हर एक चीज़ क्वालिटी कंटेंट मिलेगा यहाँ पे। मैं इसके लिए अलग से वीडियो लाऊंगा, इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद काफ़ी सारी प्रैक्टिस करूँगा इक्वेशंस को बैलेंस करने की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बैलेंसिंग। अब हमने बैलेंसिंग करना सीख लिया है, वही सारे स्टेप्स हैं, वो बस यहाँ लिखा हुआ है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं। तो बेसिकली हमें आपके यही पढ़ने हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। ये 5 रिएक्शंस हमें पढ़ने हैं, जो हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ये हमारा पार्ट 1 था। आप मैं छोटे छोटे वीडियोस लाऊंगा पार्ट करके, ताकि आपको ये ना लगे कि हाँ वीडियो बहुत लेंदी हो जा रहा है। वीडियो जब ज़्यादा लेंदी हो जाता है ना, तो उसमें फिर समझ नहीं आते। तो इसलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको जितने भी हमारे ये प्रीवियस चीज़ें थी ये आपको समझ में आई हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे ये प्रोवाइड कर दूँगा। और बाकी इस चैप्टर को हम और इन्जॉयमेंट से पढ़ेंगे। अभी ये हमारा पहला लेक्चर है, तो आपको थोड़ा प्लीज़ मैनेज कीजिएगा आगे से और अच्छे से। इसमें एनिमेटेड मैं मीम्स लाऊंगा, मतलब आपको फुल इन्जॉयमेंट के साथ पढ़ाऊँगा। आपको लगेगा नहीं आप पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा आप एक मूवी देख रहे हैं, जिससे कि आपको बस मूवी देख के ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।
थैंक यू सो मच।